हेलो दोस्तों, मैं यस बैंक की बात करने वाला हूँ। यस बैंक के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आ चुके हैं और मेरे बहुत से भाई लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं मेरे प्रीवियस वीडियो में कि यस बैंक डूब जाएगा, यस बैंक का स्टॉक 3-4 रुपए का हो जाएगा। सब उल्टी सीधी खबरें आ रही हैं, यस बैंक अभी अब परफॉर्म नहीं कर पाएगा, ये बिल्कुल बेकार हो चुका है। दोस्तों, आपने जहां से भी न्यूज़ेस जानी है, जहां से भी इसके रिजल्ट को जाना है, आपको सिर्फ ये चीजें पता है कि इसमें लॉस हुआ है। आपको इस रिजल्ट को पहले तो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, पैसा आपका है, कैपिटल आपकी है, तो आपको जहां इन्वेस्ट करना है वहां इन्वेस्ट करिए। मैं सिर्फ आपको एक राय मात्र दे सकता हूं, इन्वेस्टमेंट आपका ही होगा। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये, एक बार आप इसके रिजल्ट को समझ लीजिए, मेरी बात को क्लियर कट समझ लीजिए, फिर आप जो चाहें, आपका पैसा है, आप अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं यस बैंक के बारे में कुछ खास बातें और इसके रिजल्ट को समझते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आ जाता हूं यस बैंक के रिजल्ट पर। ये आपके सामने क्वार्टर 4 के रिजल्ट आ चुके हैं। देखिए, 3 महीने के क्वार्टर में कोई भी चीज एनालिसिस नहीं किया जा सकता है किसी भी चीज का, और जो चीज खराब होती है ना, उसे ठीक होने में टाइम लगता है। अगर यस बैंक को बंद होना होता ना, तो वो मार्च 2020 में ही बंद हो चुका होता। किसी भी चीज में इंप्रूवमेंट आता है तो टाइम लगता है। दोस्तों चलिए पहले रिजल्ट को समझ लेते हैं। अगर हम इनके इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं तो इस बार जो इनका इंटरेस्ट अर्न हुआ है क्वार्टर 3 में, अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी देखेंगे तो लगभग हुआ है 3,98,925 का। और अगर हम बात करें इससे क्वार्टर 3 का कंपैरिजन, तो लगभग पहले था 5,32,000 के लगभग था इनका इंटरेस्ट अर्न। और अगर हम एक साल का देखते हैं तो लगभग इससे पहले था 5,22,000। तो इसमें जो इंटरेस्ट इनका अर्न हुआ है वो पहले के मुकाबले कम अर्न हुआ है। अगर हम इनके एडवांसेज और इंटरेस्ट वगैरह को देखते हैं तो उसमें लगभग 3,16,000 के लगभग हुआ था। और अगर हम वही देखते हैं एक साल पहले का, तो लगभग 4,58,000 था। तो इनका इंटरेस्ट यहाँ पर भी कम हुआ है। अगर हम इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें लगभग जो है वो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का लगभग सिमिलर ही है। ईयर ऑन ईयर अगर बेसिस पे हम देखते हैं तो वो चीज़ थोड़ी सी बढ़कर आई है, लगभग 64,000 इस बार की आई है इनकी इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। और इससे पहले थी हमारी 64,568। और इससे पहले अगर हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तब थी 51,497। तो ये चीज़ थोड़ा इनकी बढ़कर आई है। अगर हम इसके बाद इनकी टोटल इनकम की बात करते हैं तो दोस्तों, इनकी अगर टोटल इनकम की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इस बार की जो इनकी टोटल इनकम है वो है 4,80,000। और अगर हम इससे पहले की इनकी टोटल इनकम की बात करते हैं तो वो थी 6,51,000। तो पिछली बार से इनकी इनकम जो टोटल है वो कम है। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो थी पिछली बार, ये पिछले ईयर में थी 5,81,000 के लगभग। तो लगभग 1 लाख का डिफरेंस है इसमें। अगर हम इनके इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की बात करते हैं तो जो इनका इंटरेस्ट एक्सपेंड हुआ है वो इस बार हुआ है लगभग 3 लाख से ज़्यादा है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछली बार था 2,76,000 के लगभग। और अगर हम बात करें क्वार्टर 4 में ही एक साल पहले की, तब इनका था लगभग 3,94,000 के आसपास। तो इनका इस बार कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जो है ईयर ऑन बेसिस पर कम इनके एक्सपेंड हुआ है। अगर हम इनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो उसमें भी थोड़ी बढ़ोतरी हुई है। इस बार का इनका क्वार्टर 4 में है 1,61,000 और इससे पहले था 1,47,000। और अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करते हैं तो उसमें था 1,76,000। अब हम दोस्तों देख लेते हैं इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर दोस्तों हम इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो क्वार्टर 3 से क्वार्टर 4 का जो है वो कम है। इस बार जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया है बिफोर प्रोविजंस, इस चीज का ध्यान रखने वाला है दोस्तों, यही मेन चीज है रिजल्ट में, वो था 2,28,000 और इस बार इनका आया है 18,428। ये है ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखते हैं तो क्वार्टर 4 में एक साल पहले की अगर हम बात करते हैं तब इनका था 10,641 और इस बार है 18,488। लगभग इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। देखिए दोस्तों, अब समझना आप, जो इनकी प्रोविजनिंग है उसी की वजह से ये सब इनको लॉस हुआ है। इनकी इस बार की प्रोविजनिंग बहुत ही ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ज़्यादा तगड़ी कर रखी है इन्होंने प्रोविजनिंग। अगर हम इनकी प्रोविजनिंग देखते हैं तो लगभग इस बार की प्रोविजनिंग है इनकी 5,23,000 की। और अगर हम क्वार्टर 3 की बात करें तब थी 2,19,000 की। डबल से भी ज़्यादा की प्रोविजनिंग इन्होंने कर रखी है इस बार। और अगर हम एक साल पहले की बात करते हैं तब थी इनकी 4,87,000 की। अगर हम पूरे एक साल का देखें तो सबसे तगड़ी प्रोविजनिंग जो है वो हमें इस बार देखने को मिली है। और सबसे बड़ा यही रीज़न है इनके लॉस का दोस्तों। अगर ये प्रोविजनिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती तो इतना ज़्यादा लॉस नहीं होता इनको। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मेन जो कड़ी है इसकी वो है एनपीए।
यस बैंक का मेन इशू जो है वो है एनपीए। अगर एनपीए का कहीं ना कहीं से सोल्यूशन मिल जाता है तो यस बैंक जो है वो अच्छे बैंक्स की श्रेणी में आ जाएगा। तो यस बैंक की अगर हम एनपीए की बात करते हैं तो एनपीए में हमें जो है यस बैंक में गिरावट देखने को मिली है। लेकिन उससे पहले दोस्तों थोड़ा सा जो लॉस है वो हम बता देते हैं आपको। दोस्तों देखिए, पिछली बार जो इनका प्रॉफिट था Q3 में वो था लगभग 15,000 के लगभग। इस बार जो इनका लॉस है दोस्तों, अगर ब्रैकेट में इसका मतलब लॉस है, वो है 3,78,000 का। काफ़ी ज़्यादा लॉस है और उसका सबसे बड़ा कारण है प्रोविजनिंग इनकी बहुत ज़्यादा तगड़ी है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करते हैं तो इनका उस टाइम पे प्रॉफिट था 2,62,000 का। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो बहुत तगड़ा लॉस इसमें दिखाई दे रहा है हमको, लेकिन साथ ही साथ इनकी प्रोविजनिंग बहुत अहम रोल अदा करती है इस लॉस में दोस्तों। अब हम आ जाते हैं वापस एनपीए पर। दोस्तों देखिए, मेन जो यस बैंक का इशू है, जैसा मैंने बताया आपको, एनपीए। अगर इनके हम ग्रॉस एनपीए देखते हैं तो Q3 के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम हुआ है। इनका एनपीए पहले था 2,95,000 के लगभग और इस बार है 2,86,000 के लगभग। तो इनके एनपीए में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। और अगर हम ग्रॉस एनपीए की बात कर चुके हैं, अब हम देखते हैं नेट एनपीए। नेट एनपीए जो है इस बार है इनका 9,81,000 के लगभग था और अगर हम इससे पहले क्वार्टर की बात करते हैं तो 6,85,000 के लगभग था इनका नेट एनपीए और इससे पहले था 8,62,000। तो एनपीए में थोड़ी सी बढ़ोतरी है। लेकिन जिस तरह से अगर परसेंटेज हम देख ले पहले इनका, इस बार है परसेंटेज में 15.41, इससे पहले था 15.36। ये मामूली सी इसमें बढ़त हमें देखने को मिली है। दोस्तों देखिए, मेन जो सिनेरियो है यस बैंक का वो है एनपीए का खेल। और यस बैंक जिस तरह से परफॉर्म कर रहा है, जब कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो उसको सुधरने में टाइम लगता है। मैं अगर अपना पर्सनली ओपिनियन बताऊं तो मैं यस बैंक को बेचने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं इस स्टॉक को। दोस्तों देखिए, क्वार्टर वाइज क्वार्टर सुधार होगा चीज़ों में, और जब इतना ज़्यादा एनपीए है, 40,000 करोड़ का लगभग एनपीए, तो इतनी जल्दी सुधार नहीं होगा। आपको यस बैंक को एकदम से प्रॉफिट में नहीं दिख जाएगा। सबको पता है 40,000 करोड़ से 50,000 करोड़ के बीच का इनका एनपीए है, तो इसमें टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप क्वार्टर बेस रिजल्ट देख करके यस बैंक को बिल्कुल डुबोने की बातें करके कोई भी फायदा नहीं है मेरी राय में। अगर आपको यस बैंक से प्रॉफिट कमाना है तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। ये लॉन्ग टाइम में अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर यस बैंक जिस तरह से काम कर रहा है, अगर करता रहेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। वो मेहनत करते जा रहे हैं। कोई कंपनी भी अगर नहीं होती है, वो स्टेबल भी होती है, तो उसमें भी 5 साल 6 साल लगता है एक अच्छे लेवल पर पहुंचने पर। और यस बैंक ने तो साल भर में भी बहुत कुछ एक्टिविटीज करी हैं, बहुत सारी चीजें लाकर दिखाई हैं। आप साल भर में मुझे कॉमेंट करके भी बताइएगा कि यस बैंक के साथ ये बुरा हुआ है। जो भी चीजें हैं 2020 मार्च के पहले की, आप उसके बाद में बताइए कि यस बैंक के साथ ऐसी चीजें घटित हुई हैं, ऐसी चीजें गड़बड़ हुई हैं। तो मेरी राय में मैं यस बैंक को बिल्कुल भी बेचने के लिए, जिन्होंने होल्ड करके रखा है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। मैंने हमेशा ये आपको बोला है कि कभी भी आप एक स्टॉक में, चाहे वो बहुत स्ट्रांग स्टॉक भी हो, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। यस बैंक अपने पोर्टफोलियो में आप रखिए, आप उसमें कुछ स्टॉक्स बाय करके रखिए, क्योंकि जब भी अच्छा परफॉर्म करेगा टाइम लगेगा। अब आप अगर इसी में आंख लगा के हम लोग बैठे रहेंगे कि नहीं 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में पहुंच जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अच्छा परफॉर्म करेगा बट इट विल टेक टाइम। ये टाइम लेकर के करेगा दोस्तों, क्योंकि परफॉर्मेंस सुधरेगा, धीरे धीरे करके सुधरेगा। मतलब इसमें 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि यस बैंक बंद हो जाएगा। बंद होना होता, मैंने जैसा बताया, मार्च 2020 में ये बंद हो सकता था। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज में सुधार हो रहा है तो टाइम लगेगा। क्वार्टर के रिजल्ट्स तो आते ही आते हैं। हम ईयरली बेसिस पे देखेंगे इसका परफॉर्मेंस में क्या सुधार हो रहा है। जिस हिसाब से इनका बिल्कुल बुरा हाल हो गया था मार्च 2020 में, लग रहा था बंद की कगार पर है। आप सोच के देखिए, जिस बैंक का एनपीए 50,000 करोड़ के आसपास होगा, ये धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल कर रहे हैं। ऊपर से सबसे बड़ी बैंक भारत की है जो वो इसको देख रही है, उसकी देखरेख में काम कर रहे हैं। तो मैं तो इसको बिल्कुल बेचने का एडवाइस नहीं करूंगा। हाँ, साथ में ये भी कहूंगा कि आप इसमें सारे इन्वेस्ट करके ना बैठ जाइए, जैसे बहुत से मेरे भाइयों ने बहुत बड़ी बड़ी क्वांटिटी खरीद के रखी है। मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूंगा। आप इतना रखिए कि आप उस चीज को डाइजेस्ट कर पाए। अगर परफॉर्म करेगा तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करेगा, 40-50 रुपए तक जब भी जाएगा, साल, 2 साल, 1.5 साल बाद भी, तब भी आपको प्रॉफिट मिलना चाहिए। पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग आप रखिए। अगर आप ये सोच कर चलेंगे कि हम सारी कैपिटल इसी में लगा दें और सारा प्रॉफिट इसी से ले लें, ये तो किसी स्टॉक के साथ नहीं होगा, चाहे वो बहुत बेहतरीन स्टॉक हो, जैसा मैंने बताया। बाकी अगर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से और चार्ट्स वगैरह पर रिसर्च के बात कीजिएगा। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ सही चीज़ें बताना है, बाकी आपका इन्वेस्टमेंट आपके अपनी राय से ही होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।